तो आज का जो वीडियो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है, तो प्लीज़ ढंग से इसको सुनिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका बेस होगा उतने ही अच्छे आपके परिणाम और रिजल्ट निकलेंगे। फिर चाहे आप क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो, या नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हो, या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर ये चैप्टर आपको यूज़ होने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स। और एक और चीज़, ये फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये, है ना। ठीक है, जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होती है इस चैप्टर में, उसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे हो जाते हैं। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, मतलब हीट के बारे में पढ़ने के विज्ञान को, के साइंस को, हीट के बारे में पढ़ना, हीट कैसे चेंज हो रही है, कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, बस इस चीज की स्टडी करने को ही थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम ये जो पार्टिकल्स, अब भाई मैं मान लो एक बीकर है, उसके अंदर वाटर को स्टडी कर रहा हूँ, उसे हीट दी जा रही है या वो ठंडा हो रहा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो उसके पार्टिकल्स की जो हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये सारी चीज़ों को ही पढ़ना है ना। तो ये तो थर्मोडायनेमिक हो गया। और ये जो जिस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम, ये क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके भाई पर्टिकुलरली कुछ वैल्यूज होंगी किसी इस टाइम पे, जब भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ इसके अंदर इसका प्रेशर होगा, ठीक है ना, तो बस, और कुछ इसका टेम्परेचर होगा पर्टिकुलर टाइम पे। नेक्स्ट, सराउंडिंग। तो इसके आसपास, मतलब इसके सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो, है ना, वो सिस्टम के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वही उसका सराउंडिंग कहलाता है। अच्छा, याद रखना, सिर्फ उसके आसपास का ही होता है वही, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर ये इंडिया के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो तुम बात करो जैसे दिल्ली में हो रहा है, तुम बात करो जी हरियाणा इसका वो हो गया, सराउंडिंग हो गया, ऐसा नहीं है। बस के आसपास जो भी चीज़ें हैं सब कुछ वो इसका सराउंडिंग है, आसपास। चलो ठीक है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है भाई? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो क्वांटिटी है जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पढ़ने में मदद करती हैं, जो चेंज हो सकती हैं, कांस्टेंट भी रह सकती हैं। वो है इंपॉर्टेंटली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और भी कुछ है पर मेन तो यही है। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आराम से ध्यान से समझो। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट डिस्क्राइब द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनके बीच में अगर कोई मैथमेटिकल रिलेशन लिखा जाए, कोई इक्वेशन लिखी जाए, तो वो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। एक पर्टिकुलर स्टेट पे, मान लो भाई इस टाइम मेरा कोई सिस्टम है जिसमें पानी पड़ रहा हूँ मैं, वाटर है, उसके अंदर बहुत तगड़ा बॉईल हो रहा है, तो उसका कोई टेम्परेचर होगा जो बहुत हाई होगा, प्रेशर होगा जो कि कम होगा, वॉल्यूम होगी जो एक्सपेंड हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है ना। चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या हो रहा है। तो उस कंडीशन के ऊपर जो एक रिलेशन निकल के आता है, अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि यही इक्वेशन ऑफ स्टेट है, नहीं, इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं सॉरी, कोई भी रिलेशन जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन दिखाई दे, वही इक्वेशन ऑफ स्टेट है। वो डिपेंड करती है, और भी हो सकते हैं। हाँ, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल का मतलब हीट, क्या है? हीट। जब बेटा दो सिस्टम, मान लीजिए मैं दो सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, एक ये बीकर है और एक ये बीकर है, या मान लीजिए ये मेरा एक चाय का कप है और एक चाय का कप है, इसके अंदर चाय है या कॉफी है। इन दोनों को अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ और ये थर्मल, मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, चेंज ना हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, बैलेंस्ड। क्या है? बैलेंस्ड। और थर्मल मतलब हीट बैलेंस्ड। क्या है? हीट बैलेंस। इसका मतलब है कि इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अब यार थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूंगा एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज होने का नहीं। ठीक है, चलो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है, समझा देता हूँ, एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको। चलिए जरा यहां समझाते हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए एक सिस्टम है ये, अब सिस्टम क्या है? मान लीजिए भाई एक कप है और इसमें मस्त पानी है, ठीक है ना। अब कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब मैंने क्या किया, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं।
अब मैंने क्या किया है जी, नीचे से इसमें हीट है। हीट दे दी, स्टोव जला दिया, ठीक है, फ्लेम दे दी। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेज पे आ जाएंगे स्टेज। हीट टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ। मतलब जब हीट अंदर ट्रांसफर होगी तो ये मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड हो जाएंगे, हाँ। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, दूर जाएंगे। और आपको पता है भाई सेकंड एनर्जी क्या होती है काइनेटिक के बाद, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि टोटली डिस्टेंस पर ही या हाइट पर ही डिपेंड करती है। तो बेटा देखो यहाँ पर हाइट भी बढ़ रही होगी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। तो इन दोनों जब पोटेंशियल, अब ये तो सिर्फ मैंने एक नॉर्मल बात बता दी। अब इंटरनल एनर्जी बोले ना, कोई बोले जी ये सिस्टम जो मैं पढ़ रहा हूँ इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी निकालूं, तो काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स की और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ऐड कर दें, ठीक है, तो वो मुझे इंटरनल एनर्जी मिलती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी बात पे सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, ठोको। चलो अगला चलो। अब पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी दोनों की चीज़ें मैंने तुमको बता दी, और ये भाई पूरी तरीके से डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स में, है ना, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर उतनी काइनेटिक एनर्जी। अब आइडियल गैस के बारे में एक केस जरा ध्यान से सुन लीजिए। आइडियल गैस के अंदर भैया कुछ तो डिफरेंट है ही, डिफरेंट चीज़ें हैं भैया, क्योंकि ये है सेम बट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस है और ये नॉर्मल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, स्टेबल है, ये बहुत स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहती, बहुत शांति साधु वाधु टाइप आदमी है ये। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो ना के बराबर ही है, तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे ही रहते, मतलब है ही नहीं जी इनके बीच में जो है मतलब अट्रैक्शन है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है जी, ना के बराबर है। अब साइन कन्वेक्शन समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आगे जाके तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हीट अगर सिस्टम समझ रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें भी थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हो, आप हीट की स्टडी कर रहे हो, अब चाहे वो चाय का कप हो, चाहे केतली हो, चाहे भिगोना हो, या आपका कोई एक्सपेरिमेंटल जो भी सिस्टम हो, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, वो हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, तो ये पॉजिटिव बात है, ठीक है। लेकिन अगर हीट गिवन बाय सिस्टम, मतलब लेकिन अगर उस सिस्टम को हीट देनी पड़ जाए, मतलब मान लीजिए मेरा चाय का कप रखा है जी एकदम गर्मा गर्म, मैंने कुछ देर पी नहीं तो क्या होगा, इसकी हीट एनवायरनमेंट में चली जाएगी, तो इसको बोलेंगे जी नेगेटिव, जल्दी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अच्छा, कोल्ड ड्रिंक रखूंगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्या करेगी, उल्टा टेम्परेचर एब्जॉर्व कर लेगी और गर्म हो जाएगी। अगर वर्क डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम कोई कार्य करे तो पॉजिटिव, और सिस्टम पर काम करना पड़ जाए तो नेगेटिव, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, भूल जाते हैं। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ता है, और ये एक पॉजिटिव चेंज है। और इंटरनल एनर्जी का बढ़ना तो भाई काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना ही है, और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना टेम्परेचर का बढ़ना ही है। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव चेंज है और टेम्परेचर का डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो अगला देखिए, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम का क्या मतलब है, डायग्रामेंटल जो है रिप्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो उसी को बोलते हैं भाई इंडिकेटर डायग्राम। से हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, वर्क डन के बारे में देख सकते हैं, और यहाँ गैसेस को हम लेकर चल रहे हैं, और गैसेस के बारे में प्रेशर और वॉल्यूम, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कार्य करती हैं। क्या करती हैं? विपरीत कार्य करती हैं। याद रखना, दोबारा समझा देता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अब ये बात जरा समझा दें, याद रखना। मान लो बेटा ये एक पिस्टन है, पिस्टन का मतलब होता है जो दबाए और किसी को पिचका डाले। अब ये पिस्टन है, अब यहाँ पर भाई गैस है, समझ लो गैस के मॉलिक्यूल हैं, और ऊपर से क्या आ रहा है, प्रेशर। जैसे ही प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम है ना पूरा, ये वॉल्यूम है, तो घटेगा कि बढ़ेगा, वॉल्यूम घट जाएगा और ये कंप्रेस हो जाएगी, गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस होगी। तो याद रखना प्रेशर
इंक्रीज universally तो proportional- वॉल्यूम हाँ, डिक्रीज, और वॉल्यूम कम होगी तो गैस दबती चली हाँ, जाएगी, compress कंप्रेस हो जाएगी। हाँ, ठीक है, सिलेंडर वगैरह में ऐसी भरी जाती है। हाँ। लिक्विफाई करने का भी यही तरीका है। अब इसको मैं पिस्टन को उल्टा चला दूं, ऊपर की तरफ ले जाऊं, रिलीज कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम volume इंक्रीज, increase, हाँ। और ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्रेशन का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बात खत्म। तो ये रिलेशन समझना है अत्यंत ज़रूरी। ठीक है, तो ज़रा ये देखिए, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ मूव कर रहा है, सर्कल देखो, इसका मतलब प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, Increase हो रहा है। तो ये हो रहा है कंप्रेशन। ठीक है, अच्छा ये क्या करना पड़ रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा है ना। हाँ, अगर मैं कोई कंप्रेशन कर रहा हूँ प्रेशर मार के, या प्रेशर हटा रहा हूँ, तो ये काम करना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो ये वर्क डन है। तो इस ग्राफ से हमें वर्क डन मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मतलब जब एक्सपेंड हो रही है गैस, जब एक्सपेंड हो रही है, कब हो रही है, जब प्रेशर रिलीज हो रहा है, जब प्रेशर हटा रहे हो, कम कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो वर्क डन हो रहा है, मैंने बताया ना, ग्राफ क्या देता है तुम्हें, वर्क डन देता है। तो उसका ये फॉर्मूला है, वर्क डन इंटीग्रेशन, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 की तरफ जाओगे, कम वॉल्यूम से अधिक की तरफ जाओगे, प्रेशर इंटू D, डीवी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इसको याद कर लो। इसे ड्राइव करने का मैंने दिखा रखा है कि स्मॉल वर्क डन होता है फोर्स इज टू डिस्प्लेसमेंट, हाँ, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय Force एरिया। by तो फोर्स का जो फॉर्मूला बना वो बना प्रेशर इंटू Pressure एरिया। into area। तो आप इससे ड्राइव कर सकते हो। खैर हमको उसको डायरेक्ट ही याद कर लेना हाँ। चाहिए, और यह है वर्क डन निकालने का तरीका। अच्छा, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इसको भी समझ लो बेटा। नॉन साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि एक ऐसा काम जो हो गया है अब रिवर्स नहीं आ सकता, वो अब दोबारा से वैसा वापस नहीं होगा, वो होता है बेटा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पानी को गर्म किया, आप सुबह नहाने के लिए गए और आपने अपनी बकेट में रॉड लगाई और पानी को गर्म करने के लिए रख दिया, वो थोड़ी देर में हीट होके गर्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप रॉड बंद कर दें और फिर नहाए ना, 1 घंटा 2 घंटा रुक जाएं, तो फिर पानी का क्या होगा, वो दोबारा से ठंडा हो जाएगा, हाँ, नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या हुआ, रिवर्स हो गया ना। हाँ, तो ये प्रोसेस क्या है, साइक्लिक, जिसके अंदर जिस स्टेज पे आप गए वो दोबारा से रिवर्स होकर सेम कंडीशन पे आ सकता है। लेकिन एक नॉन साइक्लिक कंडीशन क्या है कि एक बार तुमने भाई दूध और चाय पत्ती मिला के चाय बना दी, छोड़ दो, या दोबारा से दूध और चाय पत्ती अलग हो जाएगी क्या, नहीं हो सकता ना। खैर ये एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल मैंने दिया, पर फिर भी ये चीज़ आपको याद रहेगी कि साइक्लिक का मतलब है जो कि घूमकर दोबारा उस कंडीशन में वापस जा सकता है ना, अपने आप या किसी मदद से। और नॉन साइक्लिक का मतलब जो वापस अब चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो उसका भी फॉर्मूला यही है। और याद रखना बेटा, नॉन साइक्लिक जो प्रोसेस है उसका जो कर्व है वो हमें क्या देता है, जो एरिया अंडर कर्व क्या देता है, वर्क डन ही देता है। अच्छा, अब साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ देखो जरा। अब साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तुमने चेंज किया, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिख रहा है, चेंज किया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घटी, और वो दोबारा से क्या होगा, प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ये साइक्लिक है, तो एक्सपेंशन भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ हो गया। क्या हो गया बेटा, साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ हो गया। चलो याद रखना बेटा, इसमें वर्क 1 और वर्क 2 के बीच का रिलेशन दिखा रखा है मैंने। इसका वर्क 1 क्या है, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मतलब जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, गैस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और अगली कंडीशन क्या होगी, कंप्रेशन, जिसके अंदर हम वॉल्यूम को घटाएंगे प्रेशर को बढ़ाकर, तो यह वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो यह W2 और यह W1। याद रखना, जब W1 अधिक होता है, जब एक्सपेंशन ज़्यादा हो कंप्रेशन से, तो ये क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये सिस्टम वर्क डन कर रहा है, क्या कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। पर यदि बात करें कि अगर वर्क W2 ज़्यादा हो जाए वर्क W1 से, है ना, मतलब कंप्रेशन अधिक हो और एक्सपेंशन कम हो, तो समझ लो कि वर्क डन ऑन सिस्टम, तुम सिस्टम पर तुम्हें काम कर रहे हो, अब तुम सिस्टम पर जोर लगा रहे हो। इस बात को याद रखना, है ना। W1 में एरिया बढ़ता है, W2 में एरिया घटता है, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है।
ओके, एक मिनट रुकिए जरा। तो बेटा ये थर्मोडायनेमिक लॉज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, नॉर्मल थ्योरी भी आ जाती है। तो सबसे पहला लॉ है जीरोथ लॉ, जीरो का लॉ हम बोलते हैं इसको, जीरो का लॉ। ये बोल रहा है कि भाई कोई दो सिस्टम है ए और बी, है ना, ए और बी। अब वो एक दूसरे से सेपरेट है। कैसे हैं? सेपरेट हैं, लेकिन हैं कैसे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में? याद रखना टेम्परेचर क्या है? सेम है, हीट, है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम में तो पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम, एक पढ़ा था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है और भी, इसका मतलब हीट दोनों की क्या है, मतलब टेम्परेचर दोनों का क्या है? सेम है। और याद रखो कि वो तीसरे के भी इक्विलिब्रियम में, मतलब इस ए और सी और बी और सी ये भी आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम में। तो याद रखना ये तीनों की तीनों ही एक दूसरे के क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। मतलब ये सीधी सी बात ये हो गई कि भाई मैं ए हूं, मैं क्या हूं? ए हूं जो सी को जानता है। मैं ए हूं जो सी को जानता है, और जो सी है वो बी को जानता है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ हाँ जी, ए और बी दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। समझ गए ना? थोड़ा रीजनिंग वाला सिस्टम है कि यदि ए और बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उन्हें पता भी नहीं है कि वो सी के साथ भी है, तो ये तीनों ही आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। याद रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट तीनों की सेम है। अच्छा, ये इंसुलेटिंग वॉल का क्या मतलब है? कि भाई इनके बीच में कोई भी हीट का लेन देन नहीं। कंडक्टिंग वॉल मतलब इनके, इसके और इसके बीच में हो रहा है। ये एक कॉमन बंदा है जिससे ये जानते हैं, पर इसको नहीं जानते, पर फिर भी एक दूसरे को जानते हैं। और ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं। बस यही है जीरोथ लॉ। तीन सिस्टम के बीच में हीट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो इससे खैर कुछ मेजर आने वाला नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है बस। अब हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, पर क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? ना बन सकती, एक्सचेंज हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, रूप बदल सकती है। ठीक है, तो मान लो द एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये बोल रहा है भाई जितनी भी एनर्जी मैं किसी सिस्टम को दे रहा हूँ, तो उस वो जो एनर्जी मैं किसी को दे रहा हूँ वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। वो कहाँ जाएगी? उससे एक तो काम होगा, वर्क डन होगा उस पर, और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब तुम वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला भी इसमें ठोक के ये वाला फॉर्मूला बना सकते हो। मतलब चेंज एनर्जी गिवन इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी के चेंज प्लस में पी प्रेशर डॉट डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। चाहो तो इसका यूज कर लेना, जिस तरह का क्वेश्चन आए, जो भी दे रखा हो। ये दे रखा हो वर्क डन तो वर्क डन लगा देना, नहीं दे रखा हो प्रेशर वॉल्यूम में दे रखा हो तो प्रेशर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना। सेम ही है, दोनों ईजी है। पर एक बात याद रखो, जरा जरा बहुत ध्यान से समझो इस बात को एक बार, बस थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, ये बात थोड़ी सी दिमाग में क्लियर हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा है। खुलिए ये, अरे यार एक सेकंड रुकिए, हमारा तो स्टैंड ही, 2 मिनट पकड़ लो बेटा इसे। ठीक है, देखो अब जरा बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। मान लो भाई ये मैं यहाँ पतीला धर दिया मैंने ये गैस के ऊपर, और नीचे से गैस जला दी। अब इस पतीले में रखा हुआ है भाई कुछ सूप वूप डाल रखा है हमने गर्म होने के लिए, गर्म हो रहा है सूप वूप। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एनर्जी है क्या ये पूरी तरीके से इसके अंदर चली जाएगी? क्या जो मैंने आग लगाई है, ये नीचे जो स्टोव जलाया है, चूल्हा जलाया है, जो भी जलाया है, क्या इसकी पूरी की पूरी हीट इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है? क्या सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर जा रही है और उसको गर्म करने में काम आ रही है? तो बोलोगे नहीं भैया रुक जाओ, छोड़ दो। तो बेटा सच तो ये है कि अगर तुम इस गैस के आसपास चले जाओ और हाथ ऐसे कर दो तो तुम अपने हाथों से गर्मी महसूस कर सकते हो ना? कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हो कि हीट तो भाई इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है और अंदर भी जा रही है। तो पूरी एब्जॉर्ब तो नहीं हो रही ना। तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगी भाई, है ना। पूरी तरह से सही तो नहीं हो सकता, पर हाँ हम हर चीज़ को आइडियल लेके चलते हैं भाई। फिजिक्स में हर चीज़ को हम क्या मान के चलते हैं? आइडियल लेके चलते हैं। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसके लिमिटेशन है कि एक तो भैया लिमिटेशन क्या है जो आ जाती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लिमिटेशन ये है कि भैया हमें नहीं पता कि हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन कहाँ है, ये बता नहीं पाता। एक्चुअली अभी हम पता लगा सकते हैं कि इतने एडवांस साइंस हो गई है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये नहीं पता लगा सकता। ठीक है, ओके। और ये भी नहीं बता पाता है जो हीट अंदर जाकर वर्क में कन्वर्ट हो रही है वो कंडीशंस क्या हैं, ये नहीं बता पाता, बहुत अनजान है। ठीक है, और ये हमें ये भी नहीं बता सकता
कि कितने देर तक और कब तक जो हमारी हीट है वो कन्वर्ट होती रहेगी वर्क डन में या मैकेनिकल वर्क में। बस ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है और इसके कुछ लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब इसी के साथ साथ हमें आज पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है, खैर ये दो अलग अलग लॉज में बटा हुआ है। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक ये बोल रहे हैं, जब उन्होंने सबसे पहले छुक छुक रेलगाड़ी को देखा जो थॉमस एडिसन द्वारा बनाई गई थी, जो थी स्टीम इंजन वाली गाड़ी, तो उन्होंने बोला कि भैया कि जो इंजन है ये कंप्लीट हीट इनटू वर्क विदाउट लॉस। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी ऐसा इस दुनिया में इंजन बनाया जाए जो जितनी भी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच इंजन, ऐसा बना ही नहीं सकते जो जितनी भी हीट बना रहा है, जितनी भी ऊर्जा बना रहा है उसको काम में कन्वर्ट कर सके, वर्क में कन्वर्ट कर सके। कुछ ना कुछ हीट लॉस तो होगा ही। अब होगा ही भैया। अब मान लो मैं पतीला गर्म कर रहा हूँ चाय के नीचे जलाने के लिए, तो वो खाली चाय को थोड़ी ना गर्म कर रहा है, या पतीली में जो पानी रखा है उसे ही थोड़ी ना उबाल रहा है, वो तो बर्तन को भी गर्म कर रहा है। तुम उस पर हाथ भी सेक सकते हो। अब मैं कोई इंजन बना दूं बहुत सिक्योर करके, कुछ भी कर लो भाई, इंजन तो हीट मारेगा। तुम्हारी गाड़ी का इंजन, तुम्हारी बाइक का इंजन गर्म हो जाता नहीं हो जाता है चलने के बाद, तो हीट तो जनरेट होती है बाद में। तो हाँ भाई सही बोल रहे हैं, केल्विन प्लैंक बोल रहे हैं ऐसा इंजन बनाना नामुमकिन है जो हीट वो बना रहा है उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, लॉस ना करे। मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, अब इंजन हो चाहे कोई मशीन हो। फिर क्लॉसिस स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ लीजिए। क्लॉसिस स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, ये लोअर है बेटा, टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। मतलब ये बोल रहा है, देखो खैर हमें तो लो पता ही है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव होती है, ये इसका नेचुरल डायरेक्शन है। लेकिन अगर बोल रहे हैं तुमको उसको उल्टा बहाना हो, मतलब लोअर से हायर की तरफ लेकर जाना हो, तो ये अपने आप हो नहीं सकता। आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कोई एजेंट लगाना पड़ेगा, कोई मशीनरी यूज करनी पड़ेगी, जो भी करो, लेकिन ये नेचुरली नहीं हो सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प और एक्सटर्नल एजेंट। तो क्लॉसिस ने जो बोला इस बात से तो हम एग्री करते हैं, ये बात हम पहले भी जानते थे, अब जी तुम्हारे नाम से मानने लगे। तो ये आप याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को मारो शेयर। कुछ और पूछना चाहते हो हेल्प के लिए वीडियो के नीचे कर सकते हो कमेंट। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए आप जाकर वहाँ पर जाकर सारे सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नाम विक्की सिंह, आप देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पर ये वीडियो। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम दा विक्की सिंह के नाम से, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और घुस जाओ।